स्वागत है आपके पसंदीदा शो सफ़र में। जिस तरह आप जानते हैं कि हम इस शो पर हमेशा आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज भी इस शो पर हमारे ख़ास मेहमान अमित चोपड़ा, जो हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, उनसे बात करेंगे। पहले बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आप इस प्रोफेशन में कैसे आए? सबका अपना अपना होता है कि वो किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं। आपने ये लाइन चुनी, एडवोकेट बने, लॉयर बने। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, वकालत मैंने 2015 से ज्वाइन करी है। इससे पहले मैंने अपना व्यापार मैं करता था। हमारे फादर सराफे के व्यापारी रहे हैं। इन 2016 में मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ। कैंसर डायग्नोस होने के बाद मैंने अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे दुकान अपनी बंद करनी थी, क्योंकि दुकान मैं नहीं चला पा रहा था। फादर का ट्रीटमेंट और दुकान एक साथ नहीं चल सकती, और वर्कर्स के ऊपर हम सराफे की शॉप नहीं छोड़ पा रहे थे। और वकालत करने का फिर मोटिव ये हुआ कि हमें धन कमाने की इच्छा नहीं थी, वकालत से लोगों की सेवा करने की थी, कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों की शिकायतें सरकार तक ले जा सकूं। तो मेरी वकालत जो आज भी चल रही है, वो लोगों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए चली है, और मैं लोगों के लिए तत्पर रहता हूं हमेशा। तो लोगों के लिए क्या कुछ करते हैं? आप लॉयर हैं, तो इससे लोगों के आप कैसे सेवा कर पाते हैं? देखिए, लॉयर होने का सबसे बड़ा जो मुझे लोगों तक का जोड़ने का इफेक्ट होता है कि आज की जो जनता है वो अपने मौलिक अधिकार से को नहीं जानती। उन्हें पता ही नहीं है कि वो प्रजातंत्र के सबसे बड़े सेनापति हैं और सबसे बड़े राजा हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो प्रजा का नौकर है, प्रजा का सेवक है। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तो जनता का हर व्यक्ति एक तरीके से अपने आप को राजा के तरीके समझे। वो अगर माचिस भी खरीदता है तो गवर्नमेंट को किसी ना किसी माध्यम से टैक्स दे रहा है। तो जब हम खुद टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स पे करने के बाद हमारी टैक्स से ही सब इन लोगों को सैलरी मिल रही है। मैं देखता हूँ, पुलिस हम लोगों के सुरक्षा के लिए रखी गई थी, लेकिन आज पुलिस के पास आप कंप्लेन कराने जाते हो। मैंने जो नोटिस किया है, तो अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आपकी पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। अगर आप किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हो, तो आपके रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो आपको अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे होता है कि मुझे अवेयरनेस डालनी चाहिए। ये आपके अधिकार हैं, आपको अच्छा इलाज मिले, इस सरकार की जिम्मेदारी है। आपको अच्छी शिक्षा मिले, इस सरकार की जिम्मेदारी है। फिर ऐसे ही काम करती मुझे आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिखी, जिसने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, जिसने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसने उन लोगों के लिए सोचा जिनके लिए सरकार नहीं सोच रही थी। आज गरीब का बच्चा भी उसी शिक्षा को ले रहा है जैसे जो अमीर का बच्चा ले रहा है। तो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती चीज़ यही है। तो आम आदमी पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों गए? ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट बहुत सी पार्टीज़ हैंगी, तो उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, आम आदमी पार्टी को मैंने वैसे बताया ना कि ये गरीबों के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, आम आदमी के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं आज कहता हूँ, मैंने क्योंकि सफ़र इसलिए किया, ये चीज़ का परिवर्तन मुझे क्यों आया। 2017 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। 2016 में मेरे फादर को जब कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मैंने यहाँ के लोगों, हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट देखे। मैंने देखा कि अगर मैं मध्यम वर्ग का हूँ और मैं अपने फादर का कैंसर का ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, कि वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम लोग जागरूक नहीं हो पा रहे कि जो हम लोगों को टैक्स पैसा लिया जाता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। ना अच्छे अस्पताल बनते हैं, ना अच्छे सरकारी स्कूल बनते हैं, ना गरीब बच्चों के लिए किया जा रहा है, ना मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया जा रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी है जो मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है। वो बिजली पे काम कर रही है, वो स्वास्थ्य पे काम कर रही है, वो शिक्षा पे काम कर रही है। तो जो बेसिक नीड्स है, आम आदमी पार्टी बेसिक नीड्स। आज आप देखिए, जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का धर्म किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहती। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिज्म। हम सब, हर पार्टी, हर धर्म का सम्मान करते हैं। पर हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है धर्म आपकी अपनी निजी चीज़ है। आप कृष्ण को मानो या अल्लाह को मानो, वो आपकी अपनी पर्सनल राइट्स हैं। लेकिन जब आप संसद में आओ तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसको मानने की जरूरत है। और ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी, इसलिए मैं इसको मानता हूँ।
आपने धर्म की बात करी कि हर पार्टी धर्म को देखती है। अभी लुलु मॉल कंट्रोवर्सी आप देख ही रहे होंगे, कितना ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा बन गया, उसको कैसे देख? देखिए, लुलु मॉल के में मैं क्या बोलूं, आज एक स्टंट बन चुका है कि अगर किसी भी चीज़ की आपको पब्लिसिटी करानी है तो आप उसमें धर्म ले आओ, क्योंकि इलेक्शन आने वाले होंगे तो आपको सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड खेलना, कोई भी इशू उड़ा दीजिए जिससे मुस्लिम और हिंदू लोगों को डिवाइड करना है। हम सारे बेसिक जो नीड्स हैं उसको भूलकर सिर्फ उसमें आ जाते हैं कि हम किस कम्युनिज्म से। मुझे आज एक बात नहीं समझ में आती कि आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें रोज़गार की ज़रूरत है, अच्छी नौकरियों की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें अच्छी सड़कों की ज़रूरत है। हमें धर्म, मैं आज कहता हूँ शास्त्र में, हमारे भगवत गीता में एक चीज़ लिखी है 4थे अध्याय में। मैं रोज़ गीता का एक अध्याय सुनता हूँ, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन वर्जन में सुनता हूँ। अध्याय 4th अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत मैंने बनाया है, संपूर्ण दुनिया मैंने बनाई है। जब सब कुछ श्री कृष्ण ने बनाया है तो आपको भी कृष्ण ने बनाया, हमको भी कृष्ण ने बनाया, तो हम लोग कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं? क्योंकि हम भी कृष्ण के बंदे, तुम भी कृष्ण के बंदे। तो यही कुरान भी कहती है कि सब दुनिया अल्लाह ने बनाई है। जब उनके वो भी वही बात कह रहे हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं। ये जो लोग ना अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं ना अपनी किताबों को पढ़ते हैं, अगर ये लोग, जितने भी लोग धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, ये एक बार भगवत गीता को पढ़ लें और भगवत गीता को पढ़ने के बाद समझ लें, इनकी आंखें खुल जाएंगी, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं कर पाएंगी। और आपके माध्यम से कहूँगा, योगी के चैप्टर पे भी हमारे गीता में 6 अध्याय में कहा गया है, अध्याय 6 में कहा गया है कि योगी कैसे बोलता है, कैसे सोचता है, योगी के कर्तव्य क्या है। वो 6ठे अध्याय में गीता के, मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री भी गीता का 6ठा अध्याय एक बार पढ़ लें। योगी होने की पूरी नीति अध्याय 6 में दी गई है। तो मेरे जब कहना है कि आपकी बुक्स में, आपकी होली बुक्स में जब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये धर्म की राजनीति बंद करके हमको कर्म की राजनीति करनी चाहिए। मतलब मानवता को, उनका विकास करना, उनके बारे में सोचना, ये पहला धर्म है। तो सर, ये सिर्फ लॉयर बन के तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए आगे आपने क्या सोचा है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, मेरा मानना है सबसे पहले हम लोग इंसान बन जाएं। अगर इंसान बन जाएंगे तो इंसान की तरीके सोचने लग जाएंगे। मैं नेता बन जाऊँ, मैं वकील बन जाऊँ, ये सेकेंडरी चीज़ होती है। आज आदमी चाहता मैं कोई अच्छा पद पा जाऊँ, अच्छी रिसोर्सेज पा जाऊँ, लेकिन कोई इंसान नहीं बनना चाह रहा। अगर आप इंसान बन जाओगे तो इंसान के दर्द को समझोगे। मैंने अभी इस वार्ड में मैंने भ्रमण किया था, इस वार्ड की मैंने समस्याओं को देखा तो मेरा दिल अंदर से बहुत विचलित हुआ। सर, ये वार्ड क्या कहलाता है? ये चौक काली जी वार्ड है, बहुत प्रसिद्ध वार्ड है। काली जी एक प्रसिद्ध मंदिर है, ये उस मंदिर के नाम पे काली जी वार्ड बना है। इस वार्ड में कई मोहल्ले हैं, उसमें से एक मोहल्ला है जिसकी ऊपर अब काम हो रहा है, जिसको नाई बाड़ा कहते हैं। नाई बाड़ा में पिछली होली से पानी नहीं आ रहा था। जब ये चीज़ मेरी संक्षेप में आई कि ये होली से पानी नहीं आ रहा, और मैंने 25 से 30 घरों का लोगों का इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पूछा, तो ये बात पार्षद को भी मालूम थी, सरकार को भी मालूम थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करा रहे थे। तो कल मुझे अधिकारी को दोष नहीं देना, अधिकारी काम करना चाहते हैं पर नहीं, पार्षद और यहाँ के जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं वो उसको करते नहीं हैं। और उन लोगों से कहते हैं एप्लीकेशन ले आओ, फला ले आओ, जमा ले आओ, हाउस टैक्स का कागज़ ले आओ, वाटर टैक्स का कागज़ ले आओ। अरे पानी तो ये मिलना मौलिक अधिकार है यार। पानी तो आप कम से कम, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी निधि ला रही है, इतने उन्होंने जल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई कि हर घर में पानी पहुंच जाए, पानी नहीं सुविधा हो पाई। आज कल मैं उनसे मिला, आपके जल कल विभाग के जनरल मैनेजर से, उनको मैंने पूरी बात बतलाई, उन्होंने एक्शन लिया और आज वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। तो यहाँ के पार्षद अभी कौन है प्रेजेंट टाइम? देखिए, इस समय कोई पार्षद नहीं है। पहले स्वर्गीय श्री रमेश कपूर जी थे, लगातार 35 साल तक भाजपा के ही यहाँ पार्षद रहे हैं। मेरा 30 साल रमेश कपूर बाबा जी पार्षद रहे हैं और उनका देहांत आज से 2 साल पूर्व हो गया था। 17 या 16 अक्टूबर को वो ख़त्म हुए। मेरे फादर और रमेश कपूर बाबा जी एक साथ ख़त्म हुए हैं, ये कोइंसिडेंट रहा है। तो ऐसे मैं उनका बहुत सम्मान करता, लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें मुझे, जब अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ कर्म गलत या कहीं आप उस पद पे हो, तो उस पद का अगर आपने कहीं का सदुपयोग नहीं किया है तो मुझे वो उजागर करना होगा। वरना मेरी फैमिली टर्म्स भी उनसे रहे हैं और उनके निधन का मुझे बहुत अफसोस भी रहा है।
तो मतलब उनके बाद कोई पार्षद अभी तक नहीं बनाएगा? अभी वर्तमान में कोई पार्षद नहीं। और सर कैंडिडेट कौन कौन से हैं? कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट है, भाजपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए ये तो उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, वो किसको टिकट देंगे। लास्ट टाइम में जो कैंडिडेट्स थे, आप उनका डाटा मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन लास्ट टाइम लड़ा था। अब वर्तमान लास्ट टाइम जो कैंडिडेट्स लड़े थे उसमें हम लोग सिर्फ 4 लोग लड़े थे। एक स्वर्गीय रमेश कपूर बाबा जी थे, कांग्रेस की तरफ से आशीष दीक्षित जी लड़े थे, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनूप मिश्रा जी चुनाव लड़े थे। और अब कौन आगे आएगा, अब उन्होंने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, ये उनकी पार्टी का निजी मैटर है। हम मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, और अपना समाज का मतलब जितने मानव लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर जाओ, यही समाज होता है। आपकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस चुनाव को लेकर, क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए मेरी पर्सनल जो आइडियोलॉजी मैं लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि देखिए पार्षद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके वार्ड की साफ सफाई और व्यवस्था पे। अगर पार्षद आपका जागरूक है तो आपके वार्ड की समस्या, जैसे इस समय जो वार्ड में मैंने समस्या देखी, जल भराव की बहुत समस्या है, कूड़ा ना उठना ये बहुत बड़ी समस्या है, नालियाँ जाम रहना ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जो 25 से 30 साल से ये कार्य नहीं हुए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हम जनता को भी अब जागरूक होना होगा। मैं इसीलिए मैंने ये कार्यालय खोला है कि अगर कोई भी आपको दिक्कत है क्षेत्रवासियों को, आप मेरे पास आओ, मैं खुद एप्लीकेशन नगर आयुक्त ये लिखूंगा और आपके साथ चल के दूंगा। आप मेरे साथ चलो और मैं आपके काम को करवाने का प्रयास करूँगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सर आपने पूरी तैयारी कर रखी है? जी मैं इस समय प्रयास कर रहा हूँ और ईश्वर ने चाहा सफलता भी मिलेगी। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से होते हैं तो फिर कौन रहेगा? अभी कैंडिडेट कौन होगा ये पार्टी डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आरक्षण ये सीट महिला हो जाती है किसी कारण, तो पार्टी ने हमें इतने राइट्स दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे इस विधानसभा में प्रभारी भी बनाया हुआ है, तो पार्टी ने इतने राइट्स दिए हुए हैं कि आप किसी भी फीमेल कैंडिडेट को आप रिकमेंड कर सकते हो। कोई कार्यकर्ता अगर चाहेगी तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी, वरना मैं अपनी वाइफ को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मेरी वाइफ भी चुनाव लड़ सकती है। आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए अभी तो एक अच्छी मदर है, अच्छी वाइफ है, ग्रेजुएट हैं, और सबसे मैं अच्छी चीज़ एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो और राजनीति भी कहते हैं, एक पिक्चर आई थी जिसमें एक डायलॉग है, जो घर चला लेता है वो सरकार भी चला लेता है। तो महिलाओं को ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है। अगर महिला सीट हो जाती है तो मुझे लगता है मेरी पत्नी इस कर्तव्य को भी पालन कर लेगी। तो आगे आपके लोग आपके सहयोग में कितने आ रहे हैं, जिस वार्ड के हैं आप, जहाँ पे से आप स्टैंड कर रहे हैं, और इस तरह तिरंगा यात्रा, तिरंगा के जो अभियान जो चलाया उसमें भी काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े, तो क्या लगता है लोगों की क्या सोच है? देखिए लोगों का प्रेम मिल रहा है। अगर लोगों का प्रेम ना मिल रहा होता तो चौक क्षेत्र में मैं समस्याओं को उजागर ना कर सकता, क्योंकि चौक क्षेत्र पूरा बाहुबली भाजपा का क्षेत्र है। यहाँ इसी क्षेत्र से सांसद भी निकले हैं, इसी क्षेत्र से आगे चल के गवर्नर भी निकले हैं, विधायक भी निकले हैं, पार्षद भी निकले हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर गली मोहल्ले में आपको 25 से 30 कार्यकर्ता भाजपा का मिलता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का भी प्रेम मेरे साथ है। वो ऐसा नहीं कि वो पार्टी में उनके साथ है, लेकिन वो प्रेम मेरे साथ है। अगर उनका प्रेम ना मिल रहा होता तो शायद मैं जो गतिविधियाँ यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए करना पॉसिबल ना होता। उनको भी लग रहा है मैं कहीं ना कहीं सही आवाज़ उठा रहा हूँ। ये ज़रूरत है, आज परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर हम इस राजनीति में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस लॉन्ग टर्म तक इस राजनीति को कंटिन्यू रख पाए, क्योंकि आज राजनीति का कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है। कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो एक स्ट्रीम के बाद उसको नीचे आना है। हम कब तक धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे? हमें काम को करके दिखाना होगा, और जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं देंगे तो आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्पॉइल कर रहे हो, आप प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हो। राजा जमाने राजतंत्र में क्या होता था? राजा फरमान सुनाता था और प्रजा उसको कहती थी सर कलम कर दो, सर कलम कर दिया जाता था। अगर जस्टिफाई करने का, फिर उसके बाद जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि अपराधी को भी अपनी बात कहने का हक है।
हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हम लोग को आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार है, आप अपनी बात को रखो। आर्टिकल 19 में हम लोगों को आंदोलन के लिए बोला गया है कि आप अपनी बात को प्रोटेस्ट करो। जब आप इन चीज़ों को दबाने लग जाते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहे हो। तो इसीलिए अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो भारत के हर नागरिक को एक स्ट्रांग अपोजिशन देना होगा। और इस समय स्ट्रांग अपोजिशन आने की पोजीशन में कौन है? वो आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है। उनको सिर्फ इस समय क्या है, अरविंद केजरीवाल जी का एक मिशन है। उन्होंने कहा देश तब बदल सकता है जब हम एजुकेट होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताऊं, एजुकेशन मिलना, समझ लिया आपने देश को बदल दिया। आइडियोलॉजी बदल रही है। आज क्यों नहीं ये लोग अपना बजट एजुकेशन में करते हैं? क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो धर्म की राजनीति में नहीं आएंगे। ये लोग पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। ये कहीं भी जाएंगे आपके पास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कराएंगे। बिफोर द पार्टीशन जब माउंटबेटन एक अधिकारी आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी। वो माउंटबेटन है, समझ लीजिए आज की जो भाजपा है माउंटबेटन को फॉलो वो कर रही है। तो अगर वो माउंटबेटन है तो हम इनको फॉलो करें, जिनका नाम है गांधी जी। गांधी जी को वन मैन आर्मी को उन्होंने कहा था कि गांधी जी वन मैन आर्मी है, और अपनी आइडियोलॉजी हम लोग तिरंगा शाखा के माध्यम से सब लोग बता रहे हैं कि हमारे गांधी जी की क्या नीतियाँ थी सफाई के लिए, भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, चंद्रशेखर जी ने क्या कहा। तो हमारे बहुत क्रांतिकारी भगत सिंह ने, देखिए 21 साल की उम्र में जिस समय जिंदगी जीने का समय होता है, आप हंसते हंसते झूल गए। तो बहुत से बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को ऐसे ना हया करो, मतलब ऐसे बर्बाद ना करो। देश में अच्छी राजनीति की ज़रूरत है, पढ़े लिखों की आने की ज़रूरत है। हर यूथ को पार्टिसिपेट करना इस समय बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीलंका वाला हाल होने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ा, अगर आज का जो यूथ है वो सोचता मुझे तो मिल रहा है खाना, आपका राइट्स है। आपके वार्ड में कौन क्या काम कर रहा है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हो। आम आदमी पार्टी का आपने साथ थामा आएगा, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उभर रही है हर जगह। चंडीगढ़ में भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अभी मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए, उसमें भी काफ़ी धमाकेदार एंट्री रही। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट आने वाला है? देखिए मैं आपको बताऊं ना, जैसे ही पब्लिक एजुकेट होना शुरू हो जाएगी, देखिए हिमाचल हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हिमाचल में बहुत ईश्वर ने चाहा हम लोग सरकार भी बनाएंगे इस बार। जैसे ही हम स्टेट्स में हम लोग अपने मॉडल्स को दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास सिर्फ दिल्ली था, अब ईश्वर ने हम लोग को पंजाब दे दिया है, आगे हिमाचल भी हमारे पास आ जाएगा, गुजरात में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब सारी स्टेट्स में हम लोग के काम के डंके बजने लग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश कोई नागालैंड में तो है नहीं कि बहुत दूर है, दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है। कहीं ना कहीं पब्लिक को ये चीज़ दिख रही है कि भाजपा कोई रोक सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। भाजपा को भाजपा धर्म की राजनीति करेगी, हम कर्म की राजनीति करेंगे, तो कर्म हमेशा भारी रहेगा। आप कर्म करते जाओ, ईश्वर को पालोगे। हम कर्म पे बिलीव करते हैं, और कर्म हमारे आगे जो होंगे वो सब पूरी स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमित जी जो बता रहे थे कि वो जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव में खड़े होने वाले हैं और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं हयात अब्बास, KKT न्यूज़। स्वागत है आपके पसंदीदा